आइए पंकज पांडे को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। गुड मॉर्निंग पंकज। पंकज, फंडामेंटली अब आपको कितना कंफर्ट आ रहा है बाजार के एलिमेंट्स को देख के? मैक्रो वरीज थोड़ा बहुत माइन्यूट स्केल पे कम हुई है, लेकिन 130 वाला क्रूड नीचे तो आ गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये वॉर का मामला भी अब मार्केट वॉर के पहले के लेवल्स पे चला आया है। आपको किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं इस समय सारे ट्रिगर्स? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि ग्लोबली या डोमेस्टिकली इकोनॉमिकली चीजें काफी स्ट्रांग है। आई थिंक जो अभी क्रूड या बाकी एग्री कमोडिटी या मेटल प्राइसेस हायर हैं, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं Q4 के कुछ नंबर्स में दिखेगा। चाहे वो पेंट एज एक सेक्टर ले लीजिए, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल ले लीजिए या बाकी और सेगमेंट्स ले लीजिए, एंड उसका बड़ा इम्पैक्ट जो होगा वो Q1 में दिखेगा, क्योंकि कंपनीज थोड़ी बहुत इन्वेंट्री 1-2 महीने के लिए कैरी करती है। आई थिंक दैट इज व्हेन क्लियर होगा कि अर्निंग ट्रेजेक्ट्री में कुछ डेंट आ सकता है, नहीं आ सकता। बट हैविंग सेड दैट, कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें ऐसा कुछ इसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ऑयल एंड गैस में भले आपके PSU कंपनीज के लिए मार्केटिंग मार्जिन अभी भी क्योंकि अंडर रिकवरी 10-11 रुपए की चल रही है इवन विद प्राइस इंक्रीज, बट कहीं ना कहीं डीजल का जो क्रैक है या जो स्प्रेड है वो काफी बढ़ गया है, बिकॉज यूरोप में कहीं ना कहीं शॉर्टेज चल रहा है। तो वो एक पॉजिटिव है। प्लस बैंकिंग एज अ ओवरऑल सेक्टर कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव ट्रेंड में रहना चाहिए, बिकॉज एसेट क्वालिटी कंसर्न्स लार्जली इज बिहाइंड अस। सो बड़े सेगमेंट जो हैं वो आपके ठीक ठाक कर रहे हैं। आई थिंक कुछ सेगमेंट्स में आपको मार्जिन प्रेशर दिखेगा अनलेस कि प्राइसेस कूल ऑफ नहीं होती हैं, तो देन आई थिंक आपको Q4 एंड Q1 में कुछ ना कुछ दिखेगा। बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल बड़ा डेंट आपको नहीं लगता है, बिकॉज कंपनीज थोड़ा बहुत पास ऑन करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो जो आपके 22-23% का अर्निंग कैगर है वो लार्जली मेंटेन रहेगा। आई थिंक जब ये कूल ऑफ होगा तो हमें लगता है कि मार्केट करीब 20,000 की तरफ जा सकता है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल टारगेट है। जब तक ये नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट 17 से 18,000 की रेंज में रहेगा। एंड आई थिंक जो पहले बॉटम था वो बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन इशू, आई थिंक वो लार्जली बन चुका है। तो वी आर नॉट गोइंग टू रीविजिट दोस बॉटम्स। बट इससे ऊपर चलने के लिए मार्केट के लिए आई थिंक कहीं ना कहीं कमोडिटी प्राइसेस को थोड़ा कूल ऑफ होना जरूरी है। राइट। नहीं, ये तो बात सही है आपकी, क्योंकि अगर हम बाकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी से ही बात करें, किसी से ही बात करें, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में लोग ये उम्मीद बना रहे हैं कि पीक कमोडिटी प्राइस ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में बन चुका होगा। ये जो मार्जिन प्रेशर का इशू है कॉर्पोरेट इंडिया के लिए, ये आपको कितना लंबा चलता नजर आता है? इस वाले कमिंग क्वार्टर में तो बिल्कुल सब पकड़ के बैठे ही हैं कि मार्जिन में प्रेशर आएगा। क्या ये 2 क्वार्टर का इशू हो सकता है? 2 क्वार्टर तो बेयर मिनिमम लगता है, बिकॉज जैसे कि मैं पेंट का एग्जांपल दूं, पेंट में अगर आप देखिए पेंट कंपनी ने करीब 20% के प्राइसेस बढ़ाए थे, क्योंकि इनके 9 मंथ में करीब 110% का ग्रॉस मार्जिन प्रेशर में था। तो कहीं ना कहीं वो मार्जिन रिकवरी, ग्रॉस मार्जिन रिकवरी Q3 तक हो गई थी। फिर उसके ऊपर फिर से क्रूड चला गया एंड कहीं ना कहीं इनको 5-6% का और प्राइस हाइक कम से कम लेना पड़ेगा। अगर आप उतना और हाइक लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो वरी क्रॉप अप होगा कि या तो रीपेंटिंग डिमांड पोस्टपोन हो जाएगी या कहीं ना कहीं वॉल्यूम थोड़ा डिप हो सकता है। तो आई थिंक जो चैलेंज है वो वही है, बिकॉज हमें जो लगता है कि कहीं ना कहीं हमने जो 15 से 16% अर्निंग्स कट किए हुए हैं, हालांकि हमारा बुलिश स्टांस मेंटेन्ड है जैसे पेंट जैसे सेगमेंट में, बट कहीं ना कहीं आपको हमें लगता है कि आगे जाके आपका मार्जिन प्रेशर रहने वाला है। एंड अगर प्राइसेस कूल ऑफ नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो डिमांड को भी इम्पैक्ट कर सकता है। सो वो एक सबसे बड़ा वरी है। सो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके क्रूड ऑयल प्राइसेस या बाकी चीजें सॉफन हो जाती है तो देन आई थिंक जो भी ये वरी है वो निकल जाएगी। बट अगर वो नहीं है तो कहीं देन आपको 1 या 2 क्वार्टर में धीरे धीरे कंपनी प्राइस पास ऑन करेंगे, बिकॉज आप वॉल्यूम डीग्रोथ या वॉल्यूम पे इम्पैक्ट लेना नहीं चाहोगे, कहीं ना कहीं आप डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहोगे। तो इसीलिए आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच है ऑन दी कमोडिटी साइड। ऑलराइट, तो वेट एंड वॉच कमोडिटी साइड पे है। लेकिन जिस तरह से हम मेटल के प्राइसेस देख रहे हैं पंकज, अगर आप पीछे के सिर्फ 6 दिन में ही देखें तो आप JSPL, वेदांता, JSW स्टील, हिंडाल्को और ऑफ कोर्स मेटल प्राइसेस जिस तरह से सर्च पे, लेकिन अब क्या आगे फर्दर कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एक एक्सपर्ट व्यू ये भी आ रहा है कि दे ऑलरेडी इन ओवरबॉट जोन। आई थिंक मेटल में चीजें थोड़ी अलग हैं, बिकॉज अगर आप जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, काफी एनर्जी इंटेंसिव सेगमेंट है एंड कहीं ना कहीं ऐसा यूरोप में लगता नहीं कि आपकी जितनी भी कैपेसिटीज हैं फुली इकोनॉमिक बेसिस पे फंक्शन कर पाएंगे।
तो उसके हिसाब से आपके हिंडाल्को वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बन जाता है। एंड जो स्टील में आपका यूक्रेन में करीब 5 मिलियन टन का प्लांट है जो कि लार्जली डैमेज हो चुका है, तो कहीं वो एक सप्लाई जो है आगे जाके नहीं आएगी। तो एक वॉल्यूम ग्रोथ का ऑप्शन तो इंडियन कंपनीज के लिए काफी ओपन अप है। आई थिंक कमेंट्री उस हिसाब से काफी पॉजिटिव है। आई थिंक जो अभी एक चैलेंज चल रहा है कि आपके जो कोकिंग कोल प्राइसेस है वो थोड़े काफी ऊंचे चले गए हैं, क्योंकि वो उसका अगर आप $100 का भी इम्पैक्ट लेते हैं, क्योंकि आपको स्टील मेकिंग में करीब 0.9 टन का आपको कोकिंग कोल चाहिए होता है, तो कंपनीज को एग्रेसिवली प्राइस हाइक लेना पड़ेगा। कंपनीज ने थोड़ी प्राइस हाइक ली है, थोड़ी और आगे उनको लेना पड़ेगा। अगर ये प्राइसेस कूल ऑफ हो जाती हैं तो स्टील में मुझे लगता है कि आपको जल्दी उछाल मिलेगा। अगर नहीं भी आती है तो थोड़ा धीरे धीरे बट मेजर पेस में मिलेगा, बिकॉज इवन चाइना में भी जो आपका एक सबसे बड़ा रीजन है वहां पे भी थोड़े लॉकडाउन या कर्ब्स के हैं। तो दैट वे मतलब इंडियन स्टील कंपनीज आर क्वाइट बेटर प्लेस। आई थिंक जो स्पेयर कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगा वो जेएसडब्ल्यू स्टील के पास में आएगा, तो जेएसडब्ल्यू हमारे हिसाब से प्रेफर्ड है, फॉलोड बाय टाटा स्टील। एंड आई थिंक एनएमडीसी भी देखा जा सकता है, बिकॉज एनएमडीसी का आपका जो इस साल का करीब डिविडेंड यील्ड है करीब 10% है। आगे इवन नेक्स्ट ईयर में भी हमें लगता है कि करीब हाई सिंगल डिजिट में या लो डबल डिजिट में डिविडेंड यील्ड रह सकता है। प्लस आपके आयरन और प्राइसेस भी काफी फॉर्म्ड अप है। प्लस आई थिंक उनका अगर स्टील प्लांट बिक जाता है, जो कि हमें लगता है कि वो बुक वैल्यू पे हमने वैल्यूएशन किया हुआ है, बिकॉज अभी स्टील साइकिल थोड़ी बेटर है, तो आई थिंक वो एक अनदर स्टॉक है क्योंकि अच्छा कर सकता है। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो एनएमडीसी भी पसंद आता है पंकज को, और एनएमडीसी पे आज हम एक बाय कॉल भी इनिशिएट कर रहे हैं। ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से भी यहाँ पर अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं, और टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको मेंशन किया है, राहुल की एक कॉल है। चलिए एक बार आप सुमित से समझ लेते हैं कि आज कहाँ एनालिस्ट मीट, कहाँ फंड एक्शन देखने को मिल सकता है, विद हु इज मीटिंग हूम। सुमित बताएं आज क्या क्या है आपके पास। पहले तो मोतीलाल ओसवाल का जो कॉन्फ्रेंस है जो कल भी था और आज भी चल रहा है, उसमें दो बड़ी कंपनीज जो अपनी प्रेजेंटेशन रखने वाली है वो है प्रिज्म सीमेंट जॉनसन और हिंदुस्तान फूड्स। उसके अलावा जो मीटिंग्स है उसमें पहले आता है बालाजी एमाइंस, जो एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को अपने प्लांट पे मिलने वाली है, जो कि एक काइंड ऑफ प्लांट विजिट हो गया बालाजी एमाइंस के लिए। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बोर्ड मीट आज है, वो है बीएससी का और ज़रोदा ब्रोकिंग का, तो इस पर नज़र रखनी होगी कि इसका क्या आउटकम आता है। उसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट न्यू मार्क कैपिटल को मिलने वाला है। तत्वा चिंतन का भी बोर्ड मीटिंग आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को मिलने वाला है। उसके अलावा केईसी का मीटिंग है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के साथ, ओरिएंट इलेक्ट्रिक मिलने वाला है फिलिप कैपिटल को, और वेल्सपन इंडिया का मीटिंग है आज एक्वेरिस सिक्योरिटीज़ के साथ। तो ये सारी कंपनीज फोकस में रहेगी, क्योंकि ये बड़ी इनकी आज एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है आज। ओके, ठीक है सुमित, शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए कि कौन किससे आज कहाँ पे मिल रहा है और इसकी वजह क्या रह सकती है। खैर, आपको 60 पॉइंट से ऊपर के ज़्यादा का एसजीएक्स निफ्टी अभी भी दिख रहा है। थोड़ी देर में मार्केट खुल जाएगा। उससे पहले 3 टेक्निकल एनालिस्ट और आज हमारे साथ फंडा एनालिस्ट के तौर पर पंकज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से। पंकज, एक चीज़ और समझनी है आपसे, ये जो चर्निंग हुई है इस बीच कुछ सेक्टर्स में क्रूड को लेकर या फिर और अदर फैक्टर्स को लेकर, आप बहुत ज़्यादा बुलिश किस पे हैं और बहुत ज़्यादा बेरिश किस पे हैं? मैं एक्सट्रीम एंड पता करना चाहता हूँ। बीच वाले तो ठीक है, चर्निंग तो होती रहेगी। एक्सट्रीम बुलिश और एक्सट्रीम बेरिश कहाँ पे हो आप? तो एक्सट्रीम बेयरिश जो सेक्टर हमें लगते नहीं कि पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, उनमें आई थिंक एक ऑयल एंड गैस आता है, लार्जली बिकॉज सी ऑयल में जो भी आप उछाल देख रहे हैं वो एक प्राइस से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं ये लगता नहीं है कि आपके जो प्राइसेस हैं ड्यूरेबल बेसिस पे सस्टेन करेंगे, बिकॉज जनरली अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में आपको वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा मिलती नहीं है। देन दूसरा एक ऑटो सेक्टर है, जो कि हमें लगता है कि एक तो आपके ऑलरेडी मार्जिन प्रेशर थे, थोड़ा बहुत आपने प्राइसेस इंक्रीज किया, फिर से मार्जिन प्रेशर आने वाले हैं, प्लस सेमीकंडक्टर या चिप का इशू लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर तक मेंटेन रहने वाला है, तो वो एक कहीं ना कहीं डिमांड रिकवरी को थोड़ा पोस्टपोन कर रहा है। प्लस मोस्ट ऑफ योर ओईएम्स आर अंडर प्रिपेयर्ड या अंडर इन्वेस्टेड फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन, मतलब ईवी की तरफ। तो ओवरऑल ये एक ऐसा सेगमेंट लगता है कि जहाँ पे कोई खास बहुत ज्यादा बुलिश बायसनेस बिल्ड नहीं कर पा रहे हम लोग। आई थिंक ये 2 पॉकेट्स हैं जहाँ पे हमें ओवरऑल लगता नहीं है कि जहाँ पे आपके ज्यादातर स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए। आई थिंक जो होने चाहिए उनमें एक आईटी है, बिकॉज आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको चाहे वो लार्ज कैप हो 12-13% का आपको रुपी ग्रोथ दिख जाएगा इजीली, प्लस आपको 25 से 30 के मल्टीपल में ज्यादातर स्टॉक मिल जाएंगे। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है लॉजिस्टिक्स या बाकी और चीजों को लेके।
दूसरी चीज ये कि हमें लगता है कि आगे जाके आपका साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि अभी ये काफी चांसेस है कि कोल्ड वॉर आगे जाके आएगा, तो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड स्पेंड आगे जाके बढ़ सकते हैं, बिकॉज साइबर अटैक्स की पॉसिबिलिटी आगे जाके बढ़ जाती है। तो ये आईटी कंपनीज के लिए इन जनरल अच्छा है। तो आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो कि अच्छा लगता है। देन दूसरा जो सेगमेंट है वो है क्रैम्स। सो क्रैम्स लार्जली फार्मा में जो सेगमेंट है, चाहे उसमें डीवीज आता है, चाहे वो लॉरस लैब आता है, ये एक सेगमेंट अच्छा लगता है। इसके अलावा जो रीओपनिंग ट्रेड्स है, सो उसमें चाहे आप ट्रैवल रिलेटेड ले लीजिए, बिकॉज हमें लगता है कि चाहे आप जितने भी होटल्स हैं या फिर ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इनमें FY23 में पूरा फुल रिकवरी हो जाएगा। एंड FY24 में हमें लगता है कि इनफैक्ट इनके ARRs एंड ऑक्यूपेंसी काफी सिग्निफिकेंटली बेटर होंगे। तो ये एक सेगमेंट है जो कि काफी अच्छा लगता है। देन आई थिंक शुगर जो है हमें काफी टाइम से पसंद है, और हमें लगता है कि अभी आप 10% ब्लेंडिंग पे पहुंचे हो, 20% ब्लेंडिंग पे पहुंच सकते हो। तो शुगर एज एंटायर पैक अच्छा लगता है। आई थिंक उसमें बलरामपुर चीनी वगैरह ऑलरेडी डबल डिजिट पी मल्टीपल में आ चुके हैं, बट हमें लगता है बाकी जो रेस्ट ऑफ द पैक है, चाहे वो आप त्रिवेणी ले लीजिए, चाहे वो आप धामपुर ले लीजिए, द्वारिकेश ले लीजिए, आई थिंक ये सब अभी भी सिंगल पी मल्टीपल पे हैं। डेट का कोई खास इशू नहीं है किसी कंपनी में, ROEs अच्छे हैं। तो आई थिंक ये सब पॉकेट्स हमें ओवरऑल अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये कुछ एक आप सेक्टर्स और साथ में उसके शेयर्स भी बता रहे थे कि कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस रहना है, एक्सट्रीम बेरिश और एक्सट्रीम बुलिश आप कहाँ पे। ज़ेनटेक पे आज एक खबर आई है कि इसको भारतीय सेना से एक ऑर्डर मिला है। नो डाउट ये गैप के साथ खुलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा संतोष जरा आपको बताना है। मान लीजिए गैप के साथ खुला और खुला 200 रुपये के आसपास, तो फिर क्या करें? ये स्टॉक काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है एक बड़ी तेजी के बाद नीचे की ओर। इसने 180-185 के जोन में अच्छा बेस बनाया है, तो गैप के साथ खुलता है तो 205-210 का एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। उसके ऊपर क्रॉस करने के बाद ही फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। तो कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो 210 के ऊपर लेना चाहिए, कि 210 के ऊपर निकलता है तो फिर हमको 230 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके इस पे CLSA की एक रिपोर्ट है UPL को लेकर, वो कह रहे हैं 1100 रुपये हो जाएगा, खरीदारी की राय है। तो आप ये राहुल आपको बताने 1100 रुपये हो जाएगा UPL? देखिए थोड़े से लंबे टारगेट्स हैं, बट ऑन दी अदर साइड अगर हम देखें डिम्पी, तो UPL जो है वो एक मेजरली रेजिस्टेंस दिखा रहा है ऑन दी अपसाइड करीबन 840 के लेवल्स पे। अभी 800 रुपए के आसपास जो हमें क्लोजिंग मिली है ऑन दी इमीडिएट बेसिस डिम्पी, 810-811 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो हमें यहाँ पे जो स्टॉक है वो करीबन 840-850 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। वहां पे जाके एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक को मिलेगा जो कि डेफिनेटली 1000-1100 के लेवल्स तक ले जाता है, क्योंकि अपसाइड बहुत रूम अवेलेबल है। और ऑन दी डाउन साइड मुझे लगता है कि 200 EMA बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया गया है। जब से हमने डाउनफॉल देखा है तब से कंटिन्यूस एक अपटिक्स आ रहे हैं, तो मोमेंटम स्टॉक में बिल्कुल बना हुआ है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल आप अपने फोकस में रखें, नजर में रखें कि जैसे ही 840 का भाव तोड़ेगा मुझे लगता है बहुत ही अच्छे मोमेंटम आपको अपसाइड आते हुए देखेंगे। राइट, ICICI बैंक के मैनेजमेंट ने काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री दी है। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक वन ऑफ द फेवरेट हो गया है स्ट्रीट का, काफ़ी अच्छे रिबाउंड्स आ रहे हैं। एसेट क्वालिटी को लेकर मैनेजमेंट ने कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस समय काफ़ी कंट्रोल में है चीज़ें। शॉर्ट टर्म, बहुत एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में ग्रोथ के लिए कॉशियस रहने की उन्होंने गाइडेंस दी है, लेकिन ओवरऑल निम्स भी एक अच्छे रेंज में बताएं। और मैंने बहुत सारे एनालिस्ट से बात की जो ये एनालिस्ट मीट अटेंड किए, वो काफ़ी पॉजिटिव लेके आए हैं। टेक्नोलॉजी में काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं वो। हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ऑफ कोर्स हम इस फंडामेंटल पे इस पर नहीं कर सकते अभी बात, क्योंकि पंकज खुद भी ICICI से हैं, बट हम चार्ट से बात करते हैं इसके। रुद्रा, ICICI बैंक के चार्ट्स को अगर आप थोड़ा देखें हमारे लिए 6 महीने के व्यू पे, लास्ट 6 मंथ्स का जो पैटर्न रहा है, बॉटम में भी जो रिबाउंड आया है वर्सेस से एक्सेस, तो क्या टारगेट्स निकल के आ रहे हैं? या अजय जी, अभी ICICI बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो 690 पर है। फंडामेंटली भी लास्ट 2 क्वार्टर्स रिजल्ट्स आर अबव स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन, बट बिकॉज बैंकिंग एज अ सेक्टर उसमें करेक्शन आया है, ICICI बैंक को भी वही ब्रश में पेंट कर दिया है। सो मेरे को यह लगता है ICICI बैंक फॉर नेक्स्ट 6 months to 1 year मीडियम टाइम फ्रेम पर चार्ट पैटर्न्स भी बहुत अच्छा है।
690 will be a good level to accumulate ICICI Bank. Even current price of around 704 is very close to the same price, and I will be a buyer in ICICI Bank. Keep a stop loss bit deeper at around 640, 650, which is about 50 rupees from current market price, and I'll be looking for targets of around 820 to 850. So risk reward बहुत अच्छा है, इधर से 120 to 150 rupees up move, whereas downside risk is about 40 points from the entry of around 690 to 700. Very, very strong buy. Axis Bank also looks very strong to me. So those stock बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग में मीडियम टाइम फ्रेम को खरीदना है तो मेरा सलाह है वो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। एक्सिस बैंक का क्रूशियल सपोर्ट जोन से वो 660 टू 670, सो 660 स्टॉप लॉस रख के एनी डिप्स टू लेवल्स क्लोजर टू 680 690 पर एंट्री कर सकता है। इवन करंट प्राइस में भी एक्सिस लुक्स वेरी गुड एंड एनी डिप्स टू 680 690 इज अ स्ट्रॉन्ग बाय, एंड एक्सिस का टारगेट रहता है 800 रुपी। सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय फॉर बोथ ICICI and Axis, and risk reward is also looking very good on chart. पंकज, ये जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन $17 के आसपास आ गए हैं, इस पे आपका व्यू लेना चाहेंगे। रिलायंस तो काफी एक्टिव है, ऑलमोस्ट 25-50 पे आ गया। MRPL, ऑयल मार्केटिंग, सेलेक्ट ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स भी एक्टिव है। इनफैक्ट 26 रुपए पे बंद हुआ है, 2580 के आसपास। पंकज, ये ट्रेंड आपको थोड़ा सस्टेन करता हुआ नजर आता है? तो बहुत ड्यूरेबल बेसिस में तो मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपका यूरोप में चैलेंजेस है, और तो ये आपके रिफाइनिंग मार्जिन स्पेशली डीजल के क्रैक्स $35-37 इतना तो मेंटेन नहीं करना चाहिए। बट इसका एक पॉजिटिव रब ऑफ शॉर्ट टर्म में आपको सारी कंपनीज में दिखेगा। आई थिंक क्योंकि रिलायंस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वही होता है, तो एंड रिलायंस में क्योंकि बाकी भी ट्रिगर्स हैं तो रिलायंस बिल्कुल देखा जा सकता है। एक और शॉर्ट टर्म ट्रिगर के हिसाब से MRPL है, बिकॉज अभी जो जितने भी आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी देखेंगे तो जनरली मार्केटिंग साइड में उनके लॉसेस के चांसेस, बिकॉज आपके 10 से 12 रुपए का अंडर रिकवरी अभी भी चल रहा है पेट्रोल या डीजल। MRPL ऐसा कंपनी है जो सिर्फ रिफाइनिंग करता है, तो उसमें एक शॉर्ट टर्म मूव आ सकता है। बट लार्जली पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें तो आई थिंक रिलायंस के अलावा बाकी सारे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रख के छोड़ नहीं सकते। तो अगर शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो आई थिंक सारे स्टॉक्स प्ले किए जा सकते हैं, बट अगर आपको पोर्टफोलियो के हिसाब से देखना है तो आई थिंक रिलायंस इज द बेस्ट। राइट। ये जो यूरोपियन मार्केट में जो पूरा डिसरप्शन हुआ है, जर्मनी में भी इसके रिपरकशन आ रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर से, इसकी वजह से आपको वहाँ की ऑटो सेल्स में किसी तरह का डिसरप्शन लग रहा है क्या? क्योंकि हमने देखा कि फोक्सवागन ने कुछ दिन पहले ही अपनी कॉशियस कमेंट्री दी थी ऑटो सेल्स को लेके। मदरसन थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है इससे, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, MM फोर्जिंग, RK फोर्जिंग, भारत फोर्ज जो यूरोप और US में एक्सपोर्ट करती है, बट मदरसन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। इस पे कोई व्यू पंकज? देखिए, प्राइस करेक्शन तो आप जितने भी स्टॉक्स देखिए जिनका यूरोपियन एक्सपोजर आ चुका है, आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखिए जो हाईवे टायर सेगमेंट में है, वहां पे ऑलरेडी आपको करेक्शन ठीक ठाक आ चुका है। महिंद्रा CI जिसका प्रेजेंस यूरोप में अच्छा खासा है, वो भी करेक्शन में आ चुका है, एंड कुछ नाम आपने ऑलरेडी लिए। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत क्लियर नहीं है कि यूरोप में चीजें कैसे पैन आउट होंगी। सबसे बड़ा इशू वहां पे दूसरा ये भी है क्योंकि आपके एनर्जी प्राइसेस काफी ज्यादा है, एलिवेटेड लेवल्स है, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है को डैमेज मिल सकता है, वो भी काफी ज्यादा हो सकता है, एंड दैट माइट हैव इम्प्लीकेशंस फॉर ओवरऑल डिमांड ग्रोथ एज वेल। तो यूरोप अभी भी एक आई थिंक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिचुएशन में है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हमें लगता है, बट इट इज स्टिल अर्ली डेज टू क्वांटिफाई कि कितना डैमेज होगा। हालांकि एज ऑफ नाउ कंपनीज ने बहुत ज्यादा अलार्म साउंड आउट नहीं किया, बट हमें लगता है कि आगे जाके एक कॉशियस व्यू रखना चाहिए उन कंपनीज पे जिन पे ऑलरेडी आपका ये यूरोप का एक्सपोजर है। प्राइस करेक्शन हो चुका है, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है तो इन स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा रैली मिल सकता है, बट ये अभी भी वेट एंड वॉच ही है मेरे हिसाब से। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। और अब एक बार चलिए नरेश भी हमारे साथ जुड़ गया है, नरेश से उनका व्यू ले लेते हैं। नरेश, आज कैसे ट्रेड करेंगे आप? आज तो बुलिश कॉल्स होंगी सारी। सो ओवरऑल निफ्टी पे 17,150 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और टिप्स पे बाय रहेगा 17,200 240 के पास।
और ओवरऑल जो स्टॉक स्पेसिफिक है, दो बाय रिकमेंडेशंस। सबसे पहले वही है जो मेरा एक ओपन अप थीम है जो मुझे कंटिन्यूअसली पसंद है और उसमें प्राइस एक्शन भी काफी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले बाय है इंडियन होटल्स, जिसने एक ब्रेकआउट और सस्टेन कर लिया 215 के ऊपर, और जो एक QIP का ओवरहैंग था वो भी ओवर हो रहा है। सो यहाँ पे उसने लीडरशिप लेना चाहिए और मेरा व्यू है कि एक नया ऑल टाइम हाई बनना चाहिए यहाँ से शॉर्ट टर्म में। और ओवरऑल स्ट्रक्चरली 16 साल से, मतलब 2006 में ही 160 रुपए हुआ करता था स्टॉक, और 15-16 साल बाद इसका ट्रेंड चेंज हुआ। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है और शॉर्ट टर्म के लिए। स्टॉप लॉस 205 और टारगेट 260 रुपए। सेकेंड है जो दूसरा थीम जो अब ब्रेकआउट लिस्ट में आ रहा है वो है पावर एंड पावर रिलेटेड स्टॉक्स। तो जैसे लास्ट 2 दिन में हमने देखा है टाटा पावर ने ब्रेकआउट दिया, अब एनटी और कल टोरेंट पावर ने भी ब्रेकआउट दिया, जो वो भी अच्छा लगता है। और NTPC जो है, जो सबसे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड बनता है, जिसने कल ब्रेकआउट दिया, जो एक 3 से 5 रुपए के रेंज में था, फाइनली 135 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉप लॉस 132, टारगेट 150। ठीक है, तो NTPC पे और इंडियन होटल पे दोनों पे ही बाय कॉल्स होंगी। टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर आप नोट करें। नरेश, एक व्यू आपसे जानना चाहेंगे, कल हमने देखा हाईएस्ट पैक जो था मेटल गेनर था सारे सेक्टर्स में बिकॉज ऑफ द जी, लेकिन आप ओवरऑल भी देखें पूरे मीडिया पैक में, एंटरटेनमेंट पैक में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। यहाँ कोई आपकी खास पिक जो आपको लगता हो कि अभी मोमेंटम है और यहाँ पे भी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? अगर मीडिया में देखें तो जी अच्छा लगता है, बट वहां पे जो वोलेटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ जो प्राइस एक्शन आता है वो अनाउंसमेंट में आता है, तो वो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी कल सीधे ही गैप अप हो गया, वहां पे, बट एक मीडिया में एक काफी स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं। जैसे TV18 ने कल एक नया 52 वीक हाई बनाया, TV18 एक इंटरेस्टिंग लगता है जहाँ पे टिप्स पे 70-72 पे बाय बन सकता है। और सन टीवी में वॉच करूंगा कि जहाँ पे प्राइस एक्शन अभी तक पॉजिटिव नहीं है, बट स्टॉक रिलेटिवली लो रिस्क पे मिल रहा है यहाँ पे। सन टीवी और TV18 प्रेफर्ड रहेंगे। ओके, ठीक है नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज के ट्रेड बताने के लिए और साथ ही अपना व्यू पॉइंट भी क्लियर करने के लिए। 17,280 के आसपास अगर इसी नोट पे ही हम खुल जाते हैं तो कम से कम ठीक माना जाएगा कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग का जो गैप बन जाएगा। एक और शेयर है जो डॉक्टर रेड्डीज, कल अच्छा था, हमने ऑलरेडी रुद्रा से वैसे ही फार्मा के पता कर लिए, लेकिन स्पेसिफिकली डॉक्टर रेड्डीज, राहुल कितना और चल सकता है? ये 200 रुपये कल चला है ये। डेफिनेटली डिम्पी, और बहुत ही बढ़िया कल इसने मूवमेंट्स दिखाए थे। करीबन जहां इसने लोज बनाए थे 4100 के, वहीं ऑन दी अपर साइड 4350 के लेवल्स भी हमें देखने को मिले थे। बढ़िया बात यह है कि इसने अपने 89 डेज के वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर आके क्लोजिंग दी है, और अब जो इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है डिम्पी, वो करीबन 4430 के लेवल्स पे है, जो कि जिस रेट पे है ये 4000 के टिकट साइज में है, तो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत जल्दी अचीव होते हुए दिखेंगे। 4430 के लेवल जैसे ये क्रॉस करता है और अगर सस्टेन करता है तो ये और अपसाइड अगर आप देखेंगे तो आपको 4500 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर अच्छा स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से रिकवरी अभी तक प्लेस आउट हुई है बहुत ही बढ़िया है, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी तरीके से बन के आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि डॉक्टर रेड्डीज में अभी भी जो मोमेंटम है वो कायम रहेगा। ऑन दी अपसाइड हम 4500 के लेवल्स को वॉच आउट करेंगे। ऑलराइट, तो ये फार्मा स्पेक में हम जिस तरह की तेजी देख रहे हैं उस पर ही आपको डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर अप मूव दिख रही है। लेकिन इनफैक्ट अब देखें तो राहुल सिर्फ लार्ज कैप में नहीं, मिड कैप फार्मा भी, इनफैक्ट एक और फार्मा स्टॉक तो ज्यूफिक बायोटेक, ये भी दिया रुद्रा ने। आपको लगता है कि स्मॉल कैप फार्मा में भी अब उसी तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है? मिड कैप, आप तो मिड कैप अच्छा ट्रैक करते हैं, वहां पर कोई और स्टॉक जहां अच्छा मोमेंटम दिख रहा हो फार्मा स्पेस पे? जी डेफिनेटली, और रुद्र ने जो गुफिक बायो पिक किया है बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पॉजिटिव है। MACD पॉजिटिव साइड, RSI पॉजिटिव साइड, लगातार इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और कल अगर आपको प्रियंका ध्यान हो, मैंने सुविन फार्मा डिस्कस किया था, जिसने बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई थी, टारगेट्स भी हमारे मीट हुए थे। वहां पे भी मुझे लगता है कि मोमेंटम आपको एक दोबारा से आपको बाइंग बनती हुई दिख सकती है। ऑन दी अपसाइड एकदम स्काई रॉकेट जा सकता है, क्योंकि उसके लिए बढ़िया अपसाइड रेजिस्टेंस लेवल्स अभी कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अगर मोमेंटम कंटिन्यू हुआ दिखा तो मुझे लगता है सुविन फार्मा आपको 620-630 के लेवल्स ऑन द इमीडिएट बेसिस दिखा सकता है। वहां जाके एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि स्टॉक में आ सकती है, क्योंकि इसने बिल्कुल बहुत
बहुत ही तेजी के साथ में 515 517 के लेवल से बहुत ही बढ़िया 100 रुपए की चाल दिखाई है। तो मुझे लगता है 10 से 20 रुपए की चाल और बची है स्टॉक के अंदर, वहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर किसी को अगर ऑन द रिस्क बेसिस अगर प्ले आउट करना हो तो सुविन फार्मा के अंदर भी कर सकते हैं, जहां पे 630 रुपए के टारगेट आपको रखने होंगे और ऑन दी डाउन साइड आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो रहेगा 600 रुपए का। ऑलराइट रुद्रा, टाटा कंज्यूमर के चार्ट चेक करें आप। टाटा कंज्यूमर को हम पहले भी रेकमेंड कर चुके हैं, लेकिन शो में एक्सपर्ट्स के दौरान लेकिन यहाँ पर एक इनकी बोर्ड मीटिंग होनी है जल्दी और इक्विटी सेलिंग पर भी विचार हो रहा है। कैसे वॉल्यूम्स देख रहे हैं आप टाटा कंज्यूमर पे और क्या टारगेट सजेस्ट करेंगे आप? या प्रियंका, लास्ट 2-3 दिन पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का चार्ट पैटर्न्स में दिख रहे हैं, बट वो मीडियम टू लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये टाटा कंज्यूमर को देखा है तो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। उसका कैंडल का लो देखा है तो वो है अराउंड 720 725 जोन। सो एनी डिप्स टू लेवल्स ऑफ 720 टू 725 फॉर मी इट इज अ बाई। 2-3 दिन का थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख के शॉर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि 2 दिन का डाउन मूव में वॉल्यूम नहीं है। If you take 1 week back and see Tata Consumer, transaction is on the positive side with higher volume. ये सभी क्लियर से चार्ट में ये बोल रहे हैं मेरे को, like Tata Consumer is a great buy at around 720 to 725 zone, and once Tata Consumer breaks levels of around 775 to 780, fresh momentum up move will be there on the stock. So my clear view, buy it at around 720 to 725, keep a stop loss of around 700 and look at targets of around 785 to 800, and I see this stock to do very well and a great opportunity to buy in last 2 days का dip. बिल्कुल। पंकज, मैं आपसे सीमेंट स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा। इंडिया सीमेंट में तो चेन्नई सुपर किंग वाला एंगल है तो वो गिरता नहीं ज्यादा, इनफैक्ट वो बढ़ा ही रहे हैं लोग उसके अंदर स्टेक। लेकिन प्योर सीमेंट प्लेस की बात करें, श्री सीमेंट, जेके लक्ष्मी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, ये सबको पता है कि बारिश आने वाली है, शुरू होने वाली है थोड़े दिनों में। वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं है, कॉस्ट प्रेशर्स बहुत हैं डीजल प्राइसेस की वजह से, लेकिन बहुत टेम्पररी फॉल देखने को मिली। इनफैक्ट बाइंग आ गई इसके अंदर, इस पूरे स्पेस में। आपका क्या व्यू है? आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है सीमेंट में जो आप नीचे के लेवल्स पे लेंगे? देखिए, सीमेंट में क्या है कि आपका 25% पावर एंड फ्यूल कॉस्ट होता है, और आपकी इंटरनेशनल कोल प्राइसेस बीच में काफी ऊपर चले गए थे। हालांकि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं थोड़े नॉर्मलाइज हुए हैं एंड उसकी वजह से स्टॉक्स में अपन बाउंस आगे जाके ये अभी देखा है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस अभी भी थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पे है, तो कंपनीज को थोड़ा प्राइस हाइक लेना पड़ेगा जो अब तक वो ले नहीं पाए। Q3 में भी मार्जिन प्रेशर था, करीब 150 से 200 रुपए पर टन। जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज के EBITDA पर टन डिक्लाइन हुए थे। इस क्वार्टर में भी मार्जिन प्रेशर की भी एक्सपेक्टेशन। बट हैविंग सेड दैट, ये एक शॉर्ट टर्म चैलेंज है जो कि रहने वाला है। कंपनी जो हम प्रेफर करते हैं वो लार्जली उनमें अगर आप बड़े नाम देखें तो अंबुजा सीमेंट एंड अल्ट्राटेक एंड जो आपके स्मॉल कैप नेम में अगर आप देखें तो ओरिएंट सीमेंट है या सागर सीमेंट है। कहीं ना कहीं ये दोनों स्मॉल कैप कंपनीज काफी एग्रेसिव हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ प्लस डीलेवरेजिंग साइड। तो आई थिंक ये कंपनीज हमें ओवरऑल अच्छी लगती है सीमेंट एज अ स्पेस में। देखिए, अभी फ्लैश आया कि बटरफ्लाई गांधीमती जो कंज्यूमर कंपनी है, किचन अप्लायंसेस कंपनी में, उसमें 33% स्टेक का एक ब्लॉक हुआ है। 1400 रुपए का भाव है। हमने स्टोरी ब्रेक की थी पहले कि इसके अंदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आने वाले हैं और ये लग रहा है कि वही ब्लॉक हो गया होगा। पंकज, ये इस समय ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि हमें सबको पता है, हम लोग 2 साल घर में रहे हैं अपने, बाहर निकले नहीं, वर्क फ्रॉम होम होता रहा, तो सब एवरीबडी वांट्स टू अपग्रेड देयर किचन्स। इंडिया में एफ्लुएंस इंप्रूव हो रही है तो जनरली भी किचन में अप्लायंसेस का रोल बढ़ता जा रहा है, समय कम है, सब रिफाइंड लाइफ लीड करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो अपग्रेडेशन ऑफ इंडियन किचन्स और हाउस होल्ड्स जो एक बड़ा फिनोमेना प्ले आउट हो रहा है, उसमें आपको कौन सी कंपनीज मार्केट शेयर गेन करती हुई देखती हैं, कौन सी कंपनीज का बड़ा रोल होगा? जो एक हैवेल्स ऑफ कोर्स है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ पहुंच गई, और दूसरे कौन से आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, स्पेसिफिकली किचन अप्लायंसेस में देखेंगे तो टीटी के सबसे बेस्ट कंपनी है, करीब 4 टाइम सेल्स में ट्रेड करती है। गांधीमती बटरफ्लाई करीब 2 टाइम सेल्स करती है। एंड
गांधी मल्टी बटरफ्लाई में जो मार्जिन प्रोफाइल है, अगर वो जो हमारे एस्टिमेट से करीब 11% के आसपास में आगे जाके मार्जिन हो जाएंगे फ्रॉम सिंगल डिजिट, तो मार्जिन अगर इससे और बेटर होते हैं तभी हमें लगता है कि इसका फर्दर री रेटिंग होगा। अदरवाइज लार्जली ये 2 टाइम सेल्स में है, क्योंकि ये टीटी के प्रेस्टीज से छोटा प्लेयर है, तो इसको बहुत ज्यादा वैल्यूएशन सिमिलर वैल्यूएशन मिलना मुश्किल हो। तो आई थिंक ओवरऑल टीटी के प्रेस्टीज बेस्ट लगता है, बट आई थिंक आगे जाके एज अ कैटेगरी आप ये देखिए तो करीब 12 से 15% का एक स्टडी ग्रोथ में एंटायर कैटेगरी रह सकती। तो ये कहीं ना कहीं सारे स्टॉक्स रिलेटिवली काफी बेटर हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट, बिकॉज हर सेक्टर आपको नहीं लगता है कि 12 से 15% स्टडी स्टेट बेसिस में ग्रो कर सकता है, बट आपके किचन अप्लायंसेस सेगमेंट ऑन अ स्टडी बेसिस इट कैन ग्रो। तो टीटी के प्रेस्टीज हमारा एक सबसे टॉपिक है उस सेगमेंट। ठीक है। खैर, इस बीच आप ये खबर देख पा रहे हैं, इक्विटी का सौदा 33.5% का, जो अजय आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, और शेयर का शानदार चला है। आज 1400 रुपये की वैल्यू है, और कुछ टाइम पहले देखेंगे तो शेयर 1000 रुपये से भी नीचे का था। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आज के अगर ओपनिंग टिक्स के हिसाब से आप देख रहे हैं तो शायद हो सकता है HDFC के ट्विंस आज कुछ काम कर जाएं। आज हो सकता है चर्निंग और लाइन से हटकर आप HDFC की तरफ आ जाएं। राहुल, इसलिए क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, HDFC बैंक या HDFC फर्स्ट खुलते ही अगर मेरे को किसी शेयर को सबसे ज्यादा फोकस करना है, देखना है, तो इन दोनों को देख सकता हूं क्या? जी बिल्कुल देख सकते हैं डिम्पी जी, और HDFC में तो अभी शुरुआती दौर में एक अपटिक्स भी दिखा रहे हैं, करीबन 1.5% की बढ़ावत के साथ में। और जिस तरीके से बैंक्स में कल हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी है, जिस तरीके से प्रेशर बिल्टअप होता हुआ दिखा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुल बैक वहाँ से आपको आता हुआ दिखेगा। चार्ट स्ट्रक्चर आप अगर मेरी माने तो वीक है, बट जिस तरीके के अब रुझान बन रहे हैं, जिस तरीके से सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं मार्केट के अंदर, मुझे लगता है कि आपको एक शॉर्ट पुल बैक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है दोनों ही स्टॉक्स के अंदर, HDFC और HDFC बैंक्स के अंदर। HDFC बैंक के लिए पर्टिकुलरली बोलूंगा कि देखिए वहाँ पे 1490 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उसका 200 EMA है। जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर नहीं जाता, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको प्रेशर जनरेट होता वो दिखेगा। जैसे ही 1490 रुपए के लेवल को क्रॉस करता है, मुझे लगता है ऑन द अपसाइड आपको 1520-1530 के लेवल्स आपको HDFC बैंक के अंदर दिख सकते हैं। ठीक है, तो HDFC और HDFC बैंक को लेकर रणनीति आप बना सकते हैं। शुरुआत में ही दोनों के जो टिक्स अच्छे आ रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि आज ये अच्छा चल भी सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट पर सरकार फोकस बढ़ा रही है, पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रही है। खबर यह है कि लेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पर पावर ग्रिड को मिल सकता है। इस एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए, सरकार बहुत एग्रेसिव है पावर रिफॉर्म्स को लेकर, अब पावर ग्रिड से जुड़ी हुई खबर क्या है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पावर ग्रिड को 25,000 करोड़ रुपए की लागत से लेह ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है वो हासिल हो सकता है। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि लेह से हरियाणा के कैथल तक प्लान किया गया है, जिसकी क्षमता जो है करीब 10,000 मेगावाट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज जो है नेशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन की एक अहम बैठक है, जिसमें लेह प्रोजेक्ट के अलावा देश भर में जो दूसरे ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं उसकी समीक्षा होगी, और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जिसको अप्रूवल देने की जरूरत है। दरअसल सरकार जो है देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाना चाहती है, और उसके लिए जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स है उसको भी रफ्तार देने की जरूरत है। लिहाजा जो NCT है वो जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन स्कीम्स हैं उसकी भी समीक्षा करेगी कि किस किस तरह के स्कीम्स लाने की जरूरत है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जहां तक लेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का सवाल है, उसमें निजी जो ट्रांसमिशन कंपनियां हैं वो काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं, और वो चाहती हैं कि टैरिफ बेस्ड जो कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस है उसके आधार पर उन्हें भी बोली लगाने का मौका दिया जाए। लेकिन पावर मिनिस्ट्री जो है वो रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म के आधार पर इस प्रोजेक्ट को पावर ग्रिड को सौंपने के पक्ष में है, और इसके पीछे जो वहां का डिफिकल्ट जोग्राफिकल एरिया है, कंडीशन है, और साथ ही साथ जो दूसरे सिक्योरिटी रीजन है उसको आधार माना जा रहा है। साथ ही साथ जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमें सोर्स बता रहे हैं कि सेकी ने करीब 75,000 मेगावाट कैपेसिटी के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की पहचान की है, जो कि राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हो सकते हैं, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, अजमेर, पाली। यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है, लिहाजा लिहाजा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की भी ज़रूरत यहाँ पर होगी, जिसकी समीक्षा आज NCT करने वाली है। इससे जो निजी ट्रांसमिशन कंपनियाँ हैं उनको बड़े निवेश के मौके जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं।
ओके ऑलराइट, सो ये पावर ग्रिड पर एक एक्सक्लूसिव खबर आती है प्रकाश की तरफ से। चलिए, शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। संतोष, वेरी क्विकली एक बार एक चार्ट देखें एमटीआर टेक का भी। हालांकि अभी प्री ओपन में तो कुछ गिरावट दिख रही है, लेकिन इस पर भी एक डील होनी है, एक बल्क डील होनी है, एक सेल ऑफ की न्यूज है। कैसे देख रहे हैं आप चार्ट पे इसे, क्या वीकनेस दिख रही है आपको? यस, अभी कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है और हो सकता है थोड़ा और डिप देखने को मिले, अराउंड 1725 के आसपास तक के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये डिप आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए करेक्शन की अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि 1700 से 1750 के रेंज में इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। फ्रेश तेजी हालांकि इसमें 2000 रुपए के ऊपर निकलने पर ही लौटेगी, तो नीचे डिप मिलता है जो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1750 यहाँ तक का सपोर्ट है, यानी इससे नीचे स्लिप नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी इतना प्रेशर तो नहीं दिख रहा, 3.5% इनिशियल इंडिकेटिव टिक्स में आपको प्रेशर दिख रहा है, लेकिन इट विल बी अ गुड एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी, इट शुड बी देयर। चलिए एक बार प्री ओपन में देख लेते हैं इस वक्त किस तरह से आपको मार्केट्स दिख रहे हैं। आपको 66 पॉइंट, लगभग 70 ऑड पॉइंट्स के आपको तेजी के साथ, गैप अप के साथ आपको खुलता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी पर भी आपको लेवल्स बताएंगे, लेकिन आपको क्लियरली बैंकिंग और फाइनेंस काउंटर्स आज एक रीबाउंड सेशन में दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट एक स्पेशल सेगमेंट भी है हमारा, पंकज हमारे साथ जुड़ते हैं इस पर, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अजय, आप क्या देख रहे हैं प्री ओपन में? देखिए, मैं तो यही देख रहा हूं कि इस समय कौन सी खबर वाले स्टॉक्स लेके पंकज आए, क्योंकि पंकज की जो खबर है वो एकदम 99.9% एक्यूरेट बैठती है। पंकज, आज सुबह हमारे पास कौन से सेक्टर से लेके आए हैं? पंकज, गुड मॉर्निंग। अजय, एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है मेडप्लस, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है जब वो लिस्टिंग थी और क्या एक्साइटमेंट था उसके अराउंड। हावेवर ये एक्साइटमेंट डाई डाउन हो गया है, बट अगर हम देखें तो मेडप्लस प्रो के मैनेजमेंट ने जाके क्रेडिट स्विस कॉन्फ्रेंस में बात की। इट्स नॉट अ कवर्ड स्टॉक बाय देम, बट कमेंट्री बहुत ही जबरदस्त लग रही है। मेडप्लस प्रो 20% रेवेन्यू ग्रोथ CAGR एक्सपेक्ट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट 3 years। मेडप्लस इज असेंटिंग टू ऑफर पैथोलॉजी टेस्टिंग लैब्स। नाउ ये एक नई चीज़ है, या कह सकते हैं कि मार्केट इसके बारे में और डिटेल जानना चाहता था। ये व्यू है कि एक नेचुरल एक्सपेंशन है, एंड दिस विल एड्रेस द क्रॉनिक पेशेंट्स, जहां पे थोड़े प्राइसेस हाई होते हैं, मार्जिन्स हाई होते हैं। दिस स्पेस compromises around 60% of the walk-ins, and patients typically undertake routine tests to keep track of their health parameter. MedPlus around 100 collection centers each city में चाहता है। पैथोलॉजी एंड रेडियो लैब उनका आगे जाके हैदराबाद में रहेगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो डाइवर्सिफाई करेंगे अपने डायग्नोस्टिक सर्विसेज बिजनेस में। सो पहले पैथोलॉजी लैब, फिर डायग्नोस्टिक बिजनेसेस, तो थोड़ा एक्सपेंशन की बात की है। नए उनके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, किसके लिए उन्होंने फंड रेजिंग की है, थोड़ी ये बात की है। और ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक 20% फॉर द नेक्स्ट 3 years CAGR दिया है, जो भी काफी सिग्निफिकेंटली डिसेंट है। पंकज, एक क्विक फॉलो अप, ये मेडप्लस के बारे में बताइए, क्यों ये इतना अभी बाजार की फैंसी पकड़ा नहीं, ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, इसके बारे में बताइए थोड़ा। अजय, मेरे को क्वेश्चन प्रॉपर्ली सुना नहीं, आप रिपीट कर सकते हैं, क्या बताइए? मेडप्लस कंपनी जो है ये क्या करती है, कौन से एरिया में ऑपरेट करती है? सो ये एग्जैक्टली फार्म इजी जैसा एक कॉम्पिटिटर है, इनफैक्ट एग्जैक्टली द सेम। इनके पास डायग्नोस्टिक नहीं है, और अगर आप रिमेंबर करें हमने स्टोरी ब्रेक की थी कि फार्म इजी थायरोकेयर अक्वायर करेगा। सो इन्होंने पहली बार एक झलक दी है कि ये किस तरीके से अपना पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक, कैसे एक नेचुरल एक्सपेंशन होता है एक फार्म इजी जैसी कंपनी का या ई फार्मेसी का, तो उस तरीके में इन्होंने बात की है। फॉर दैट पंकज, बाय द वे हमने वो स्टोरी ऑलमोस्ट ब्रेक की थी या कर दी थी पंकज, वो जो फार्मेसी की थायरोकेयर वाली डील है, हाँ वो हमने ब्रेक की थी, और उसके बाद हमने मैनेजमेंट से भी, थायरोकेयर के मैनेजमेंट से फर्स्ट टाइम बात की थी। वो एक्चुअली लेट हो गई थी किसी रीजंस की वजह से, रिलेशनशिप के चक्कर में, वरना हम लोग पहले ही ब्रेक कर देते। एनीवेज, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट पंकज। चलिए पंकज पांडे के पास चलते हैं। पंकज, ये जो खबर लेके आए थे मेडप्लस, ये इस स्पेस में बहुत एक्शन हो रहा है, चाहे वो फार्मेसी का IPO आने वाला है, थायरोकेयर वाली जो डील हुई, अपोलो भी अपने डायग्नोस्टिक और अपने इस वाले बिजनेसेस में, सेवरल ऑफ द बिजनेसेस में वैल्यू अनलॉकिंग की बात कर रहे हैं। Amazon तक की इंटरेस्ट है उस बिजनेस में। तो आपकी क्या राय बन रही है, ये हाई ग्रोथ बिजनेस हो सकता है? ये 8 साल के बाद थैंक्स टू कोविड इन्वेस्टर रेडार पे वापस आया, बट इस बार क्या ये एकदम चेंज वे में वापस आया है? फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, फार्मा रिटेलिंग एटसेट्रा। देखिए, ओवरऑल
हेल्थ केयर स्पेस में आप देखिए तो हॉस्पिटल एज अ सेगमेंट जिसमें अपोलो या नारायणा या बाकी और प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं, एस्ट्रोडीएम, आई थिंक ये सबसे बेटर स्पेस हमको लगता है। सिर्फ डायग्नोस्टिक या लैब टेस्टिंग स्पेस में कंपटीशन काफी ज्यादा है, प्लस जो भी कंपनीज एग्जिस्टिंग लिस्टेड है उनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा है या रिच है। तो हॉस्पिटल स्ट्रक्चरली हमें ज्यादा बेटर लगता है, बिकॉज जैसे जैसे आपके हॉस्पिटल्स मेच्योर होते हैं उनका आरओसी प्रोफाइल इंप्रूव होता रहता है। एंड तो वो एक सेगमेंट है जो कि काफी अच्छा लगता है हमें फार्मा में, rather than sort of looking at pure diagnostic or lab testing as a segment। इसके अलावा अगर कुछ फार्मा में देखना है तो हमें लगता है कि डोमेस्टिक जो ओरिएंटेड प्लेयर्स हैं वहां पे आपका 12-13% का ग्रोथ है, प्लस आपका WPI ज्यादा था, तो जो कंपनीज के रेगुलेटेड प्राइसेस हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं, तो जिसमें आपके MNC नेम्स आ जाते हैं, अबॉर्ड, सनोफी, ये सारे बेटर कंपनीज हैं। तो आई थिंक ये एक स्पेस है या ये एक कैटेगरीज है जो कि देखी जा सकती है। जो डायग्नोस्टिक वाले हैं एक टाइम में 20 टाइम सेल्स के ऊपर थे, तो आई थिंक वो एक वैल्यूएशन कंफर्ट कभी ड्राइव नहीं होता है इतने हाई वैल्यूएशन पे। हालांकि उनकी ग्रोथ और ये सब अच्छा था, कोविड रिलेटेड बेनिफिट उनको काफी मिला, पर जो ड्यूरेबल हमें ज्यादा लगता है वो हॉस्पिटल्स लगते हैं, बिकॉज हॉस्पिटल्स में मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स का जो केपेक्स फेज है वो लार्जली ओवर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जैसे हॉस्पिटल्स मेच्योर होंगे उनके रिटर्न रेशियोज प्लस आरओसी आई थिंक वो बेटर होता जाएगा। एंड ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो आप देख लीजिए या बाकी देख लीजिए, आई थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग ट्वीक कर रहे हैं जहाँ पे पेशेंट को ज्यादा हॉस्पिटल में रहने का जरूरत नहीं है, एंड जो भी प्रोसीजर है वो जल्दी करके जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। आई थिंक हॉस्पिटल्स दैट वे आर आई थिंक बेस्ट प्लेस टू राइड दिस एंटायर अपॉर्चुनिटी इन द हेल्थ केयर स्पेस। ठीक है पंकज, खैर इस बीच क्योंकि मार्केट फ्रीज भी हो गया है, अब वही लेवल्स के साथ आपको पहला टिक आएगा, और अभी आप अगर निफ्टी को देखेंगे तो करीब 17,284 के आसपास खुलेगा, जो कि है 62 पॉइंट ऊपर। ये वो रेंज है जहां पे आपको एक सपोर्ट बार बार मिलता है 17,200 का। कल भी हम इसके इर्द गिर्द क्लोज करके गए। अब आज के बढ़ने वाले शेयर, HDFC पे ध्यान रखेगा, आज ये 0.25% से ज़्यादा ऊपर खुल रहा है, ये आज का सबसे नोटिसेबल शेयर हो सकता है। श्री सीमेंट, SBI, टाटा मोटर्स, ये 3 शेयर और हैं जिस पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें एक तो वॉल्यूम भी है और अपने बेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इनको टेक्निकली चेक करेंगे तो बेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज जहाँ पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है शुरुआत में, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी फिर से होंगी, IOC, PPCL, ये दोनों कंपनीज पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। एक और शेयर है जो ट्रेडर्स को काफी फैंसी रहता है, वो है ITC। इस पे भी आप ध्यान रखिएगा, ये अपने प्रॉफिट्स को ना सरेंडर नहीं कर रहा, और अगर कोई भी शेयर अपने प्रॉफिट को सरेंडर ना करे तो ये बेहतर माना जाता है। खैर पहले इंडिकेटिव टिक्स आया, 1100 शेयर एडवांसेस के साथ हैं। कल जिस लेवल पे हमने क्लोज किया था वहां से 1100 शेयर ऐसे जिन्होंने पहला जो टिक दिखाया वो हरे निशान का दिखाया। ये एक पहला साइन होता है जो कि बाजार को ये बताता है कि बाजार का बेस स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, 48 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,260-270 का लेवल आपको निफ्टी पे दिख रहा होगा। सेंसेक्स पौने 200 पॉइंट। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, ये आज 5-6 बैंक जो है आप नोटिस करके रखिएगा। एक बार HDFC भी दिखा दीजिए कि HDFC के अंदर जो टिक हम शुरुआत में कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट होंगे, वो क्या अभी भी है कि गुम हो गए? अभी भी है, 0.5% ऊपर है। UPL ने आज गति पकड़ ली है, CLSA की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं 1100 का भाव हो जाएगा, शेयर चल रहा है 800 पे, तो काफी फर्क है 1100 और 800 में। टाटा मोटर्स का बेस कंप्लीट है इसलिए पुल बैक आ गया। आज SBI के पास भी एक रिपोर्ट आई है, उसके साथ में लगी हुई, वो ये भी कह रहे हैं कि 585 हो जाएगा। वो रिपोर्ट का मैं नाम भूल गया किससे ब्रोकिंग की थी, बट रिपोर्ट थी 585 की। TCS ये भी शेयर 0.5% ऊपर है, हालांकि इसका बायबैक कंप्लीट हो चुका है, उसकी डेट कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा विप्रो, DV स्लैब, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं, फ्रंट लाइन शेयर्स हैं जहां पर आपको बड़ा दिखने। आज फार्मास्यूटिकल्स का शेयर पहले 5 में नहीं है, तो आज क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग हो गया। आज फार्मास्यूटिकल्स के शेयर के अंदर जल्दी हाथ ना डालिएगा अगर आज बैंकिंग के शेयर आपको लीडरशिप दिखाएं तो। दूसरी बात, अगर आप निफ्टी के अलावा इतर यानी कि निफ्टी से हटकर 50 शेयर देख रहे हैं तो आपको दिखेगा मदरसन सुमी, ये इसको जो बोइंग का ऑर्डर मिला है, पहला ऑर्डर मिला, और बोइंग कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, और अगर उससे आपको ऑर्डर मिले तो इसको आप ऑर्डर की तवज्जो ना समझे, बल्कि ये समझे कि ये ऑर्डर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, कि इसका नॉच बढ़ चुका है। आप
बंधन बैंक, DLF, NMDC ये वो शेयर हैं जहां पे 1% तक की बढ़त है। इंटरग्लोब एविएशन पे भी आज एक रिपोर्ट थी, इनके टारगेट को रिवाइज करके 1800 कर दिया गया है। हालांकि ये चल 1900 पे रहा है, टारगेट 1800 रिवाइज किया गया, लेकिन फिर भी ये 2% आज ऊपर है। मिड कैप शेयर आपको प्रियंका बता रही है। बिल्कुल, जैसा सर कह रहे हैं, बैंकिंग और फाइनेंस आपको कहीं ना कहीं लीड लेते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन आप अगर मिड कैप स्पेस से बात करें ना तो वहां पर आपको थोड़े से मिक्स्ड बैग्स भी निकल आ रहे हैं। आपको पहले 5 बड़े काउंटर्स में से पहले तो रियल एस्टेट आपको कम से कम 2 काउंटर दिख जाएंगे, प्रेस्टीज एस्टेट, ब्रॉय रियलिटी, दोनों पर ही आपको 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिली। L&T फाइनेंस कल 9% तक टूट गया था, प्योरली एक प्रॉफिट बुकिंग थी आफ्टर अ सर्ज ऑफ सब 26%, लेकिन आज आप फिर से देखेंगे 2% तक चला हुआ। अदानी टोटल गैस यहां पर आपको 2% की तेजी दिख रही है। और आपको फैशन काउंटर्स लाइक आदित्य बिरला फैशन वीक, आदित्य बिरला फैशन, ये आपको फिर से आज तेज दिखाई दे रहे हैं, जो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है भी। स्टील काउंटर्स लाइक जिंदल स्टील, ये दोबारा से आपको फर्स्ट 5-10 स्टॉक्स में दिख जाएंगे जो मिड कैप स्पेस से हो। एक बार डेरिवेटिव स्पेस भी देख लेते हैं कि वहां किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत तेजी से जहां शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग बिल्ट होने में अभी थोड़ा सा टाइम दिख रहा है, लेकिन आपको क्लियरली मेटल स्पेस पे लॉन्ग बिल्ड्स होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जिंदल स्टील एक काउंटर है। आप शॉर्ट्स कहां कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको दिख रहे हैं ऑटो एंड ऑटो फाइनेंस, मदरसन सुमी, बालाकृष्णा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये पहले 3 काउंटर्स हैं जहां पर आपको शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आपको फार्मा स्पेस स्टार दिखाई देता है जहां पर आपको तेजी से शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। कल हमने देखा टॉप गेनर्स में FNO के FSL, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, उस पर भी आपको आज एक तेजी देखने को मिलेगी। तो ऑटो स्पेस, ये तो ऑटो एंसिलरी थी। ऑटो स्पेस से आपको आइशर मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर ट्रिगर और एग्री स्पेस के ये काउंटर्स हैं जो आपको तेज दिखाई दे रहा है। अशोक लेलैंड को आप देखें, आइशर मोटर को देखें, तो यहाँ पर आपको तेजी से शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहा है। लॉन्ग्स बिल्ट हो रहा है वो आपको नौकरी पे, HDFC पे, जुबिलेंट फूड और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो क्लियरली आपको ऑटो और ऑटो एंसिलरी, और ये जो एक मॉनसून का ट्रिगर भी है वो भी थीम प्ले होती हुई दिखाई दे रही है। कल IMD की तरफ से भी आया था क्लियरली कि नॉर्मल मॉनसून होगा। आप एक ब्लॉक डील भी आप यहाँ फ्लैशेस पर देख रहे हैं, लगभग 42 लाख शेयरों का सौदा हुआ है मुथूट फाइनेंस पे। काउंटर फिलहाल फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार कर रहा है। ब्लॉक डील्स और कहाँ हुई हैं? इनफैक्ट MTR टेक पे एक ब्लॉक डील की बात थी, वहां सेल ऑफ की बात थी। कोटक बैंक में हमने देखा था कनाडा पेंशन फंड कल सेल ऑफ होने के बाद पूरा बैंकिंग स्पेस दबाव में था, लेकिन फिलहाल आज एक रिबाउंड दिखा रहा है। MTR टेक आप देखें 3% डाउन है यहाँ पर, लेकिन आप बजाज काउंटर्स को देखें, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो से बजाज पैक के, और क्योंकि आज ऑटो का, ऑटो एंसिलरी का, एग्री का ये एक ट्रिगर क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक बार एक्सपर्ट से जान लेते हैं उन्हें किस तरह की ओपनिंग दिख रही है, कहाँ मौके दिख रहे हैं। संतोष, कैसी दिख रही है आपको ओपनिंग और कहां पर लेंगे ट्रेडिंग बेट्स? आई थिंक FSL आपने भी दिया था कल, आज दिया इनफैक्ट आज। राइट। FSL हमारा स्टॉक ऑफ द डे है, तो उसमें एक ऊपर खुला है, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ऊपर से कूल ऑफ हुआ है, फ्लैट हुआ है। मेरे हिसाब से ये लेवल जो 17,200 के आसपास मिल रहा है, ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे एक रिस्क लेके ट्रेड लेना चाहिए। 17,000 का पोजिशनल स्टॉप लॉस, और इंट्राडे में आप 17,150 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मेरी नज़र एक MGL पर है। MGL में यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। 800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ 765 का स्टॉप लॉस रहेगा। फार्मा स्पेस से आपको बायोकॉन भी दिख रहा है जहां पर आपको शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां थोड़ा सा मोमेंटम भी दिख रहा है, तो बाइंग द फार्मा स्पेस देखना हो लग रहा है आज भी तेज रहेगा। रुद्रा, फार्मा स्पेस पर आपकी नजर है या फिर किसी और स्पेस पर? प्रियंका, मॉर्निंग भी हम बात किया है फार्मा सेक्टर पर। सिप्ला और सन फार्मा का टॉप बेट्स है फॉर मीडियम टू लॉन्गर टाइम फ्रेम। इवन F&O में लॉन्ग करके रोल ओवर करना है तो रिस्क रिवॉर्ड दोनों स्टॉक सिप्ला और सन फार्मा में बहुत अच्छा है। डॉक्टर रेड्डी का ये है 2-3 दिन में उसका मुंह बहुत हो गया है और रेजिस्टेंस पर है, इसलिए मैं डॉक्टर रेड्डी को अभी खरीदने के लिए नहीं सलाह दिया। एंड इनफैक्ट इट इज मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग। बट गोइंग स्पेसिफिकली विद बायोकॉन का लास्ट 2 महीने का चार्ट देखा है तो पहला ये स्टॉक करेक्शन दिया है फ्रॉम लेवल्स ऑफ 395। बायोकॉन डायरेक्टली केम टू 350 जोन एंड दिस वाज ऑन 28th of February। एंड वॉल्यूम देखा है तो उस दिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा था और स्टॉक बहुत
बहुत गिरा है एंड क्रूशियल सपोर्ट बायोकॉन का अराउंड 345 350 हैज बीन ब्रोकन. सो बायोकॉन को इस अपमूव में इफ यू हैव इट प्लीज एग्जिट and I will advocate a switch from Biocon to either Cipla or even to Sun Pharma. And for me, Biocon is a clear avoid. Chart patterns are very negative for medium to longer time frame. Crucial supports have got broken. ये pullback क्या आ रहे हैं Biocon में 340 to 350 जोन पर, उधर एग्जिट करना है बायोकॉन को. इवन पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को अवॉइड करना है. इफ यू हैव बायोकॉन काइंडली एग्जिट एंड स्विच ओवर टू सिप्ला एज वेल एज सन फार्मा. ठीक है, आज हो सकता है आज इंडेक्स एक रेंज में फंस के रह जाए. इसके पास 300 के ऊपर के लाने का भी दम नहीं दिख रहा. शुरुआत में स्क्रीन देख के ऐसा लग रहा है, और 200 को तोड़ तो देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 200 को तोड़ने के बाद के बहुत बड़ा डैमेज कर देगा ऐसा भी नहीं दिख रहा है. तो इसलिए इंडेक्स छोड़कर आज स्टॉक स्पेसिफिक ही ट्रेड कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है. इसी कैटेगरी में 2 शेयर मेरी लिस्ट में और आए हैं. पहला आया है एक तो अपोलो हॉस्पिटल. ऑल्दो अच्छा शेयर है, महंगा भी हो चुका है, 4600 रुपये का है. संतोष, का इसमें कोई ट्रेड बनता है या नहीं बनता, क्या छोड़ दें इसको? अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेड बनता है, नॉट फॉर द इंट्राडे, बट एक रिस्क लेके पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे बहुत अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है. 4,500 के आसपास आ रहा है. तो 4,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है, जहाँ पर 5100 इमीडिएट टारगेट रहेगा. कैश का शेयर है राहुल, जरा आप चेक करना, वो है जैकॉब. ये ना स्क्वीज हो गया है काफ़ी. अब आप देखेंगे ना इसकी 200 दिन की एवरेज और साथ ही इसके 50 दिन की एवरेज स्क्वीजिंग में है. ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनता जा रहा है. क्या ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा? अगर दिया तो क्या 135 हो जाएगा? देखिए डिम्पी जी, जिस तरीके से अभी तक के मूवमेंट्स दिखे हैं, डिक्लाइंस जो आए थे मार्केट के अंदर, उसी के चलते स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था 100 रुपए के आसपास. वहां से स्टॉक ने बढ़िया रैली दिखाई है और कुछ दिनों से कंसोलिडेट भी कर रहा है. ऑन द अपसाइड डेफिनेटली मुझे लगता है कि करीबन 115 जो कि इमीडिएट बेसिस पे है, 115 के लेवल्स को अगर सस्टेन करके अगर हम यहाँ पे टिके रहे तो यहाँ से आपको एक अपमूव आ सकती है स्टॉक के अंदर, जो कि इसको 122 123 के लेवल्स तक ले जाएगी. अगर वो लेवल्स वहां पे जाके अगर सस्टेन कर पाए, क्योंकि वो 200 एमआ और 100 एमआ के बिल्कुल क्लोज जंक्चर है, तो अगर वहां पे जाके अगर क्लोजिंग मिल पाए या फिर उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर पाए, तब वहां पे आपको जयकॉर्प में और बड़ी चाल आती हुई दिखेगी, जो कि करीबन इस स्टॉक को ले जा सकती है 130 135 के लेवल्स तक. बट ऑन द इमीडिएट बेसिस 115 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है 112 रुपए एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है अभी शॉर्ट टर्म के बेसिस पे. तो अगर कोई ट्रेड बनाना चाहता है तो 112 के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड बना सकता है. मुझे लगता है कि ऑन द इमीडिएट बेसिस 122 123 के लेवल्स आपको जयकॉर्प में मिल सकते हैं, बट शर्त वही है कि 115 के लेवल्स के ऊपर ये सस्टेन करे. मिनट्स है, अभी कुछ देर और सेटल होना चाहिए बाजार. इनफैक्ट करेक्ट ट्रेड्स आपको या फिर और ऐप ट्रेड्स आपको 10 बजे के बाद देखें, क्योंकि इस वक्त फिर से आपको स्लिप होता हुआ लाल निशान में दिखाई दिया बैंक निफ्टी. और इनफैक्ट जो बैंकिंग काउंटर्स खुले थे एक मामूली स्ट्रेंथ के साथ, वो अब खोते हुए दिखाई दे रहे हैं. और बैंकिंग स्टॉक्स में हैवी वेट जैसे मारुति सुजुकी, वो भी अब स्लिप कर चुका है और लगभग 1.5% नीचे मारुति सुजुकी है. HDFC भी आपको फ्लैट टू पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन आप दूसरे बैंक्स को देखें, ICICI बैंक जैसे काउंटर, उनमें आपको अब एक बार स्लिपेज जरूर दिखाई दे रही है. संतोष, क्या रहेगा यहाँ पर व्यू? ऑटो एंसिलरी दोनों आज एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखा रहे हैं. कैसे मूव एक्सपेक्ट करने चाहिए? क्या यहाँ पर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? ऑटो की बात करें तो मदरसन सुमी आज न्यूज की वजह से फोकस में है. ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका था. मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है. ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है. इसमें 140 रुपए के ऊपर और शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी और हमको 150 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी जैसे आप देखें, बैटरी स्टॉक्स, एक्साइट पर तो चलिए एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है, लेकिन आप अमर राजा बैटरी, वहां पर भी आप शॉर्ट्स कवर होते देख रहे हैं. एक बड़ी रेंज और कंसोलिडेशन फेस देख चुका है, या इनफैक्ट अंडर परफॉर्मेंस देख चुका है. लेकिन अब क्या यहां पर किसी तरह का बाउंस बैक होना चाहिए? और साथ ही आप देखें तो रिलायंस अपनी जो कल की स्ट्रेंथ थी उसको मोमेंटम को अब भी बरकरार हुए. इंप्रूविंग GRMs बड़ा ट्रिगर, और आप देख रहे हैं 2580 के पास इस वक्त 0.5%, नियरली स्मॉल परसेंटेज, फ्लैट टू पॉजिटिव इनफैक्ट कहना चाहिए, रिलायंस पर इस वक्त लेवल दिख रहा है. रुद्रा, रिलायंस क्या दिखते हैं आप? कितनी स्ट्रेंथ यहां पर लगती है अगर यहां से कोई एंट्री ले तो?
प्रियंका, अगेन लास्ट टाइम हम लोग रिलायंस का चार्ट चेक में बोला था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट, Reliance is a buy on every dip and it will support Nifty, and I even told repeatedly बैंक निफ्टी को वो सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि रिलायंस का सपोर्ट सिर्फ निफ्टी में है, बैंक निफ्टी पर नहीं आ सकता है। अभी रिलायंस का चार्ट आज का भाव में देखा है तो पहला ये है वो 2570 का ब्रेकआउट भी करके उसका ऊपर इजीली ट्रेड हो रही है, और लास्ट 5 डेज से कंटिन्यूअस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट रिलायंस हैज मूव्ड ऑन द अपसाइड। सो मेरे को रिलायंस चार्ट बहुत स्ट्रांग है, बट इधर लिया तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। यू आर बाइंग आफ्टर अ 5 डे अप मूव, एंड लास्ट टाइम व्हेन वी वर टॉकिंग 3-4 days बैक, रिलायंस ऑफर्ड अ ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड टू बाय, एंड दैट टू इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट रिलायंस वाज अ गुड बाय। अभी मेरे को रिलायंस का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 2600 और 2610 पर है। So I feel it will stop around 2600 to 2610 for a day or two, and it will break 2610 and it is headed towards 2750. So अभी पहला टाइम फ्रेम को देखना है। If you are only 1 day 2 day kind of a short term trader, इधर लेने में 5 दिन का अपमूव के बाद इधर लेने में मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। पोजिशनल ट्रेडर है, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक 1 month 3 month time frame, every dip is a buy on Reliance. It will stop at around 2600 to 2610, but I am seeing 2750 target on Reliance. It's a buy on every dip. For a positional trader, buy it closer to levels of around 2550 and any dips there, and headed towards 2750 for a medium time frame. ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी रणनीति बताते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर भी उन्होंने क्लियर अपना स्टांस रखा। पंकज, ये जो ऑटो वाले शेयर्स हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स में हो चाहे 4 व्हीलर सेगमेंट में हो, ये अब री रेट हो सकते हैं क्या? इनका टफ समय तो अभी भी चल रहा है। पहले सेमीकंडक्टर से बाहर निकले तो फिर मेटल के प्राइसेस बढ़ गए, अब मेटल के प्राइसेस से निकलते हैं तो कहीं पता लगे इन्फ्लेशन की प्रेशर में ना आ जाए, डिमांड ही ना कम हो जाए आने वाले दिनों में। तो आपका ऑटो पे स्टांस क्या है? लार्जली जैसा आपने बताया कि पूरा परफेक्ट स्टॉर्म में आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर है, आप प्राइसेस ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, डिमांड का इतना बाउंस बैक नहीं दिख रहा है, प्लस आपके चिप शॉर्टेजेस चल रहे हैं, एंड मेटल प्राइसेस जो कि करेक्ट होने का खास नाम नहीं ले रहे हैं, प्लस आपके ऑयल एंड गैस प्राइसेस भी ऊपर है, एंड उसके ऊपर कंपनीज काफी, जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं ज्यादातर वो ईवी स्पेस में उतने एग्रेसिव है नहीं कंपेयर टू दी अनलिस्टेड काउंटर पार्ट्स। तो कहीं ना कहीं ऑटो एज अ सेक्टर स्ट्रक्चरली नेगेटिव लगता है, और तो उसके लिए काफी जरूरी है कि आप ईवी न्यूट्रल वाले जो कंपनीज हैं, चाहे वो एंसिलरी हो, वो देखने चाहिए। तो हमें लगता है जैसे फिलिप्स कार्बन ब्लैक है या बाकी गैब्रियल है या फिर मिंडा कॉर्प है, आई थिंक ये सब हमें रिलेटिवली बेटर लगते हैं। OEMs में आई थिंक जो 2 कंपनीज एग्रेसिव हैं वो टाटा मोटर्स एंड M&M है, बाकी आई थिंक बाकियों पे हमारा व्यू स्ट्रक्चरली सॉर्ट ऑफ नेगेटिव है। तो इन जनरल ऑटो अवॉइड करेंगे, बट अगर ऑटो में अगर कुछ सेलेक्ट भी करना है तो वो टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा OEMs में, एंड एंसिलरी के नाम मैंने ऑलरेडी बताया। एक शेयर है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, अभी करीब 1600 रुपए के आसपास आ चुका है। राहुल, या और कितना चल सकता है? गोदरेज प्रॉपर्टीज 1600 रुपए के आसपास है, डीएलएफ नहीं चुन रहे हैं। अगर एक्चुअल डाटा देखोगे तो गोदरेज ज्यादा ठीक दिख रहा है रियल एस्टेट में। जी बिल्कुल डिम्पी, और उसका रीजन भी है, देखिए टेक्निकल चार्ट्स पे भी कि इसने एक देखिए स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है करीबन 1460 रुपए के लेवल्स पे। अब यहाँ से जिस तरीके के अप मूव्स आ रहे हैं, आज भी इनफैक्ट देखें आप कुछ सिलेक्टेड काउंटर्स बहुत ही अच्छा मूव्स आ रहा है, जैसे कि ओबरॉय रियल्टी आज इनकी पिक भी थी हमारे एनालिस्ट की। देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है ऑन दी अपसाइड एक इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस है गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए, जो कि बैठ के आ रहा है करीबन 1660 के लेवल्स पे। ये अगर लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपको एक बड़ी चाल आती हुई दिखेगी। कंपनी भी बढ़िया है, और जिस तरीके के अभी तक मूवमेंट्स आए हैं, बेस बना चुकी है, मुझे लगता है काफी पॉजिटिव आपको यहाँ से अप मूव्स आते हुए
दिखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर। इसके अलावा डिम्पी जी मेरे पास एक अपडेट है, हमने सुबह जीएमडीसी को अपना पिक ऑफ द डे बनाया था 190 के टारगेट से, तो वहां टारगेट मीट हो चुके हैं। जिनके पास भी होल्डिंग है आप अपने 185 के लेवल्स पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड करें। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जीएमडीसी आपको 200 रुपए तक की चाल दिखा सकता है, बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। इसके अलावा एक स्टॉक है मेरे पास जो कि मैं आपको अभी देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे अभी तुरंत में ही ब्रेकआउट आया है। स्टॉक का नाम है आइनॉक्स लीजर। देखिए जिस तरीके से ओपनिंग अप थीम चली है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से भीड़ उमड़ रही है, थिएटर्स में भी बहुत अच्छे नए प्रोडक्शन लाइंस भी अच्छे लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आइनॉक्स लीजर एक बढ़िया कैंडिडेट यहाँ पे बन के आ रहा है। जो टारगेट लेवल्स हैं आइनॉक्स लीजर के वो करीबन 500 रुपए के हैं, और ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है 460 रुपए का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड बनाया जा सकता है आइनॉक्स लीजर के अंदर। पोजिशनल ट्रेड रहेगा जिसमें 500 रुपए के टारगेट्स रहेंगे और 460 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट जेंटलमैन, स्टे विद अस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल से एक स्टेप बैक लेके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। हमारे साथ निखिल कामत जुड़ रहे हैं, को फाउंडर ऑफ ट्रू बीकन एंड ऑफ